हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग लेके चल रहे थे कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम, तो उसमें हम लोगों ने कंबसन के बारे में पढ़ लिया, फ्लेम के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बेसिकली फ्यूल के बारे में समझेंगे कि फ्यूल क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन या आज का जो टॉपिक है जनरली वो है हमारा किस पे, फ्यूल पे, राइट। तो ये चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल। ये वर्ड फ्यूल क्या है? तो फ्यूल का मतलब हम लोग जानते हैं ईंधन। ईंधन मतलब जैसे जो कि जला करके जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब जब किसी चीज़ को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब जलने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ दिस सबस्टेंस दैट ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ एनर्जी। जब कोई सबस्टेंस को जलाया जाएगा, ठीक है, तो जलाने के बाद क्या होगा, उससे बहुत सारी क्या होगा, एनर्जी वहाँ पे रिलीज होंगे। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि और भी इसको अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम चाहो तो कि वैसा सबस्टेंस जो कि अंडरगोज, मतलब वैसा सबस्टेंस जो कि कंबशन के अंदर होगा, मतलब कंबशन के अंदर आएगा। मतलब सिंपल वे में अगर वो बोले तो कि जब कोई सबस्टेंस का कंबशन हो रहा है तो वहाँ पे फ्यूल क्या हो रहा है, कहला रहा है वो। मतलब कोई सबस्टेंस जब बर्न करेगा तो क्या कहलाएगा, वो फ्यूल कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड, चारकोल, ये सब क्या चाहिए, आपके फ्यूल है। पेट्रोल का, डीजल का, ये सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बट कंबसन के रूप में। जैसे अगर हम गाड़ी, अगर हम बात करते बोलते हैं ना कि फ्यूल डलाना है, तेल डलाना है, या गाड़ी जब चलाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल, या अगर कुछ हेवी व्हीकल्स चला रहे हैं तो वहाँ पे डीजल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे ईंधन का काम करते हैं जिससे एनर्जी मिलता है, और एनर्जी होकर के कोई भी वो व्हीकल आराम से, वो मशीन्स जो होते हैं, मशीनरी जो होते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम जो होता है एक तरह का ये फ्यूल होता है और ये इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स मतलब समझते हैं जहाँ पे वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक एक्सप्लोजन जिसको बोलते हैं, बॉम्बार्डिंग जिसको बोलते हैं, बम वगैरह जो विस्फोट होता है ना, तो वो सब चीज़ में वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहलाते हैं। और ये यूरेनियम जो होता है वो डिनोट किया जाता है यू के ज़रिए। याद रखिएगा, यूरेनियम का सिंबल जो है वो डिनोट किया जाता है यू के ज़रिए। और जब न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है ना, वेरी इंटेंस एनर्जी होता है, मतलब कि बहुत हाई मात्रा में, आप इसको इंटेंस को आप लिख सकते हो, हाई बोल सकते हो। क्या लिख सकते हो, हाई। क्योंकि जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंटेंस रूप में होता है। ठीक है, बहुत ही इंटेंस रूप में, मतलब बहुत ही पावरफुल होता है ये यूरेनियम जो होता है। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। आप बोलिए सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमको समझ में नहीं आया। तो आप पीरियोडिक टेबल का भी आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में देखो इस तरीके का पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके का होता है कि यहाँ पे देखो ये हुआ, और नीचे में एक और ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल। तो ये नीचे वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको रेडियो एक्टिव ग्रुप बोलते हैं, या आप बोल सकते हो उसमें ये जो यूरेनियम जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स पे बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में एनर्जी क्या करता है, ये रिलीज़ करता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्पस लाइक इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्ब। जैसा कि मैंने बताया, बॉम्ब के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं हमारे हेल्थ पे। अगर देखिएगा, अगर हार्मफुल इफेक्ट्स ना होता तो कोई आदमी मरता ही नहीं। बॉम्ब मार रहे हैं वहाँ एकदम मस्त वो डांस कर रहा है तो कुछ नहीं होता उसको, लेकिन नहीं, अगर जैसे ऐसे अगर बॉम्ब कहीं पे फटता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति होते या आसपास के एरिया में भी होते तो उनको भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो पावरफुल होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हिरोशिमा और नागासाकी इंसिडेंट का, जिसमें बॉम्ब फेंक दिया गया था और एक्सप्लोजन के कारण काफ़ी लोग का डेथ हुआ था, तो ये कुछ एग्जांपल है उसका। ठीक है, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन क्या है, जो रॉकेट में जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो सिंपली बोलते हैं हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल भी कहते हैं उसको। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, वो रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रूप में। नाइट्रिक मतलब इसमें अमोनिया जो होता है या मतलब नाइट्रिक एसिड का कंसनट्रेशन इसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, अब देखो ये याद रखिएगा कौन सा फ्यूल रॉकेट में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, या अगर हाइड्रोजन ना रहा तो वहाँ पे हाइड्रोजन डाल दीजिएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। एग्जाम में कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। फ्यूल इफिशिएंसी, फ्यूल इफिशिएंसी क्या है, देखो फ्यूल इफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। आपको कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब बताए थे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। जब कोई सबस्टेंस या कोई एक लिमिटेड सबस्टेंस, एक यूनिट सबस्टेंस बर्न करता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा सारे जो सबस्टांस होते हैं उसका अपना अपना क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि गाय का गोबर अगर काउ डंग की बात करें तो इसका कुछ होता है, वुड की बात करें इसका कुछ और, कोल की बात करें कुछ और। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो सारे का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अलग अलग है। आप चाहो तो अगर आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट्स का देख करके याद रख लीजिएगा, सभी का याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ना वो डिपेंड करता है किस पे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। देखो इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कैलोरीफिक वैल्यू को इसी फ्यूल का, ईंधन का डिपेंड करता है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट जलने, कोई भी सब्सटेंस जब बर्न कर रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूनिट ले रहे हैं कि कितना फ्यूल जल रहा है भाई, तो वहाँ पे रखते हैं 1 kg। अगर फ्यूल बर्न करने पे जितना अमाउंट ऑफ हीट उससे प्रोड्यूस हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है, आपका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है, आप बोलता है कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर कैसे में करते हैं, तो उसका यूनिट याद रखिएगा किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा यूनिट इसका होता है किलो जूल पर केजी, किसका, कैलोरीफिक वैल्यू का। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम इसको मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपका सवाल उठना शुरू हुआ। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब गुण, कैसे कह सकते हैं कि वो फ्यूल गुड है, बहुत ही अच्छा है। तो उसके लिए कुछ उसके क्वालिटीज़ होते हैं, तो वो क्वालिटीज़, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ फ्यूल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, तो आपको आंसर करना। फ्यूल का हमने डेफिनेशन ऊपर देख लिया, उसके साथ साथ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो होता है ना, इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ये होता है ईजी टू स्टोर होता है और ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब कि इसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई मेहनत नहीं होता है और स्टोर करने का इसको एक जगह से दूसरी जगह भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी होना चाहिए एक गुड फ्यूल के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इट शुड बर्न स्मूथली विदाउट इमिटिंग हार्मफुल गैसेज। भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता है कि आज के डेट में पॉल्यूशन का रेट क्या है। ठीक है, तो अगर कोई फ्यूल की बात करें, अगर कोई फ्यूल बर्न कर रहा है जिसमें हार्मफुल गैस क्या कर रहा है, ये हम यहाँ पे शब्द ये लिखना सही नहीं होगा क्योंकि ऐसा भी कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो कि हार्मफुल गैस इमिट नहीं करता, मतलब कम या ज़्यादा मात्रा में, बहुत कम मात्रा में भी इमिट करता है। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि एकदम ना के बराबर, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं करता। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो बर्न आसानी से हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं उसको जलाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है और उससे कोई हार्मफुल गैसेज रिलीज होने नहीं चाहिए। राइट, उसके बाद देखो इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक, मतलब ये क्या, ये धुआं वगैरह प्रोड्यूस ना करे। ठीक है, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने देख लिया प्रीवियस में। इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट डू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर, आपको पढ़ाए थे क्या, द मिनिमम टेम्परेचर। इग्निशन मतलब होता है ऑप्टिमम, बोलो ऑप्टिमम मतलब मिनिमम बोलो, ये एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सबस्टांस क्या होगा, आसानी से फायर कैच कर लेगा। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस कैचेस फायर इजली आर कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो देखो कि जब कोई सबस्टांस, उसका सबका अपना अपना एक टेम्परेचर होता है, तो जो मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान जिस पे कोई भी फ्यूल या कोई भी सबस्टांस बर्न करने लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, उसका इग्निशन टेम्परेचर। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब कि आपको अगर अभी हम थोड़ा सा अगर समझाना चाहें तो यहाँ पे आप देखे होंगे इस तरीके से कि मैंने कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि 1 kg ऑफ फ्यूल में क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा मतलब क्या होगा कि कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या होगा, ये बेनिफिशियल होगा, ये बोल सकते एक तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप देखो एक हेडिंग दिया हुआ कि आइडियल फ्यूल क्या होता है। आइडियल मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना ये आइडियल स्टूडेंट है क्लास का, आइडियल मतलब जिसको बेस्ट या गुड बोलते हैं उसको। तो जब कोई फ्यूल में ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाएगा, ये सब सारा गुण पाया जाएगा, तब वो क्या कहलाता है, आइडियल फ्यूल। जैसे अगर हम बात करें आइडियल स्टूडेंट की, ठीक है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टूडेंट। तो पहला बात हम जानते हैं कि भाई वो तो एकदम डिसिप्लिन वाला होना चाहिए, वेल पंक्चुएट होना चाहिए, उसका स्पीकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, किससे कैसे बात करना है वो उनको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक स्टूडेंट का क्या रोल होता है अपना पढ़ाई को लेकर के, अपने खुद सिंसियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी गार्जियन कुछ बोल रहे हैं, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आइडियल स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये मैं एग्जाम्पल इसलिए भी दे दिया ताकि आप लोग थोड़ा समझ जाओ कि हम इशारा कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
अब देखो यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जब कोई फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उससे क्या हार्मफुल गैसेस या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है हमारे हेल्थ पे। तो क्वेश्चन हम दे सकते हैं आपको कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन आवर हेल्थ, ऑन आवर हेल्थ, ठीक है, या ऑन हमारे इन्वायरमेंट में, ये भी आप लिख सकते हो ऑन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब देखो, जब कोई कार्बन फ्यूल्स होते हैं, मतलब वैसा ईंधन या वैसा फ्यूल जिसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा होती है, तो लाइक हम कार्बन फ्यूल्स की बात करें, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो होते हैं कोल पेट्रोलियम में क्या करते हैं, ऐश, ऐश मतलब समझते हैं राख बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, राख बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ऐश का मतलब, ठीक है। तो रिलीज करते हैं ऐश, और उसके साथ साथ कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के छोटे छोटे अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं एयर में, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीजेज लाइक हम बोल सकते हैं अस्थमा, जिसको दम्मा बोलते हैं हिंदी में, खांसने वाला प्रॉब्लम, रिस्पायरेटरी डिजीज के अंदर ये आता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। और ये फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि एसपीएम, मतलब वैसा पार्टिकल्स जो कि क्या होगा, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहेगा, मतलब कि उड़ते रहता है। देखिएगा, आपको ऐसे समझाते हैं, देखो आपको समझ में आएगा ऐसे। कभी धूप देखिएगा, अगर किसी घर में एक कोई पर्टिकुलर होल है या एक छोटा सा खिड़की खुला हुआ कहीं पे, और वहाँ से सनलाइट जो हो रहा है इंटर कर रहा रूम में इस तरीके से, तो वो सनलाइट का रेज में आप देखिएगा, आपको वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर दिखाई देगा, मतलब कि धूल का कण या ऐसा दिखाई देगा कि कुछ उसमें उड़ रहा है हमेशा, तो वो होता है एसपीएम। एसपीएम कहने का मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। और हमारे नोज़ में जो हेयर्स मौजूद होते हैं ना, ये म्यूकस जो होते हैं, इसका काम ही होता है कि वो सबको क्या करता है, फिल्टर करके एयर को अंदर भेजना। अगर ये सब सारा चीज़ हमारे अंदर चला जाएगा ज़्यादा, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि हमारा जो लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और जनरली हम लोग रिस्पायरेटरी डिजीज से सफ़र करेंगे।